तो समांतर श्रेणी के हम उत्तरार्ध में पहुंच चुके हैं और अब हम जानेंगे कि किसी समांतर श्रेणी के निश्चित पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र दिया जाता है वो है एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस आप जानते हैं सम का एस है, इसका मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन पदों का योग किसके द्वारा दिया जाएगा, एन बाई टू, अर्थात जितने पदों का, जैसे 20 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं तो एन के स्थान पर हम 20 लिख देंगे। 2a, a प्रथम पद है इसका, एन वो है ही, और डी कॉमन डिफरेंस अर्थात सारवंतर है। अब एक बात देखिए आप कि इसी सूत्र को हम आगे और बढ़ा सकते हैं, कैसे कि एन बाई टू और 2a के स्थान पर मैं यूं लिख सकता हूं a प्लस ए, और बाकी का सूत्र यही है एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद, यही बताया था ना मैंने, किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद ए एन कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब एन बाई टू ए, और इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, ए एन। ठीक है, ये तो है ही, और इस पूरे संख्या की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए एन। इसका मतलब अगर आपके पास एक सीधे सीधे समांतर श्रेणी दी गई है, ठीक है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अगर ये होती है आपके पास कि एपी 1 4 7 10 डॉट 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 के 20 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, पदों का योग ज्ञात करो, तब हम क्या लिखते हैं भाई, a बराबर 1 है प्रथम पद, सारवंतर अर्थात दो क्रमिक पदों का अंतर। किन्हीं दो क्रमिक पदों को आप घटा के देख लीजिए, 7 से 4 जाएंगे तब भी 3 बचेंगे, 4 से 1 घटा के देख लीजिए तब भी 3 बचेंगे, 10 से 7 घटा के देख लीजिए तब भी 3 बचेंगे, अर्थात सभी क्रमिक पदों के बीच का अंतर क्या है, 3 है। इसलिए सार अंतर, सभी का अंतर क्या है, 3। और कितने पदों का योग पूछ रहा है वो, 20 पदों का योग। तो सीधे सीधे सूत्र लगा देते हम कि S20, इसका मतलब 20 पदों तक का योग बराबर n बाई टू, इसका मतलब 20 बटे 2, फिर 2 सूत्र का, फिर आ गया a का मतलब 1, फिर प्लस n का मतलब कितने पदों तक का योग पूछ रहा है, 20 पदों तक का, माइनस 1, और d कितना है हमारे पास, 3। ठीक है भाई, तो 20 बाई टू 10 हुआ, 2 1 2, और 20 से 1 गया तो 19, 19 तिया 57। ठीक है भाई, 57 और 2 59, 59 गुणा 10 करेंगे तो 590, ये हमारा आंसर हुआ। तो सीधे सीधे हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेते, पर ऐसा होता, मान लो कि इसका अंतिम पद कोई संख्या दी हुई होती, अब मैं वैसे अंदाजे से बता रहा हूं कि माना यहां 830 होता। ठीक है, इसका मतलब आपके पास प्रथम पद है और अंतिम पद है, तब इस सूत्र को लगाने की आवश्यकता नहीं थी, आप सीधे सीधे इस सूत्र को लगा देते कि भाई n बाई टू a प्लस ए एन। फिर भी हमें n तो निकालना ही पड़ेगा, कैसे, क्योंकि ये जैसे इसमें 830 कौन सा पद है, कौन से नंबर का पद है। ठीक है, अब मैं एक दो उदाहरण लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो जैसे एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आप जैसे देख रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म इज 2 एंड सेवेंथ टर्म इज 22। इसका मतलब हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसके पहले 30 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, और उसका द्वितीय पद 2 है और सातवां पद 22 है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि इस समांतर श्रेणी का, माना इस एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। फर्स्ट टर्म इज ए एंड
कॉमन डिफरेंस इज डी। अब देखिए प्रश्न पर देखिए, सेकेंड टर्म इज 2। जैसा मैंने पहले बताया था, प्रथम पद a, द्वितीय पद क्या होता है a प्लस डी, तृतीय पद क्या होता है a प्लस 2d, चतुर्थ पद क्या होता है a प्लस 3d। इसका मतलब d एक कम होता है, क्योंकि सूत्र ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो सेकेंड टर्म इसका मतलब a2, और a2 क्या होगा a प्लस डी के बराबर, और वो कितने के बराबर है भाई 2 के बराबर। इसी तरह सातवां पद क्या होगा a7, और a7 किसके बराबर होता है a प्लस 6d, क्योंकि a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 7 माइनस 1 इसका मतलब 6d, 2 में से 1 घटाए 1d, और वो कितने के बराबर है 22। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सरल करके हम a और d का मान ज्ञात करते हैं। और a और d का मान कैसे ज्ञात करते हैं कि सबसे पहले एक को एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं। तो हटाने का तरीका क्या है, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, माइनस ये माइनस और ये माइनस, सबका चिन्ह बदल देते हैं। अब a से ये कैंसिल आउट। अब देखिए प्लस का d और ये माइनस के 6d, तो माइनस के 5d। यहां देखिए माइनस के 22, नीचे वाला चिन्ह काम करता है, और माइनस के 22 है प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 20/5 बराबर 4। अर्थात इस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस है वो 4 आएगा। अब 4 का मान अपनी इच्छा के हिसाब से आप समीकरण 1 या 2 में रखिए और a का मान ज्ञात कर लीजिए। तो अब मैं क्या करता हूं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए, तो a प्लस d के स्थान पर 4 बराबर 2। तो इससे हम a ज्ञात कर सकते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 2, 4 इधर को -2। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो -2 है। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, 30 पदों का योग, भाई फर्स्ट 30 टर्म्स का। तो अब पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सूत्र लिखने का 1 नंबर होता है, ध्यान करना इस बात का। सूत्र क्या है भाई, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए कितने पदों का है 30, तो s30, तो n के स्थान पर 30 लिखिए, तो 30/2 2। अब a अभी हमने कैलकुलेट किया है -2, तो प्लस n की जगह वही 30 -1 इंटू डी, और d का मान क्या है 4। तो 30/2 का मतलब 15। अब देखिए ये -4 प्लस ये 29, और 29 गुणा 4, ठीक है। तो 15 -4 प्लस 29 चौका 116, ठीक है भाई। अब 1 से 16 से 4 को घटा लीजिए, तो 15 इंटू 112, यही हमारा आंसर होगा। गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30, 15 एकन 15 और 3 18, और 15 एकन 15 और 16। तो इस समांतर श्रेणी के पहले 30 पदों का योग 1680, 1680 आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, जो प्रश्न की शर्त थी कि दूसरा पद 2 है, तो a प्लस डी बराबर 2 लिख लिया। सातवां पद 22 है, इसका मतलब a प्लस 6d बराबर 22 लिख दिया, और समीकरण 1 और 2 को सरल करके a और d के मान ज्ञात कर लिए। अब a और d का मान मेरे पास है, और 30 पदों अर्थात n का मान भी मेरे पास है, तो सूत्र लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, हमें इस समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। और प्रश्न की शर्त क्या है कि इसका जो तीसरा पद है वो 7 है, ठीक है, और सातवां जो पद है वो तीसरे पद के तिगने से 2। तो देखिए इस प्रश्न में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP in which third term is 7 and 7th term is
2 मोर देन थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म। इसका मतलब मुझे समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है और इसकी शर्त क्या है कि इसका जो तीसरा पद है वो 7 के बराबर है और इसका जो 7वां पद है वो तीसरे पद के 3 गुने से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो इस सवाल को हम हल करें उससे पहले मान लेते हैं इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर। तो माना इस एपी का, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, तो अब प्रश्न के हिसाब से चलिए कि थर्ड टर्म, इसका मतलब A3 और A3 कितने के बराबर होती है भाई, A+2D और वो कितने के बराबर है, 7 के। तो ये समीकरण 1। अब देखिए आगे चलिए कि इसका जो 7वां पद है A7 किसके बराबर है भाई, तीसरे पद के 3 गुने से 2 ज्यादा है। यही सवाल है ना कि इसका 7वां पद अर्थात A7 किसके बराबर है, थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का थ्राइस 3 गुना से 2 ज्यादा, 2 मोर। इसका मतलब A7 क्या होता है भाई, A+6D इज इक्वल टू 3। A3 क्या होगा, A+2D। ठीक है, और ये +2। अब इसको सरल कर लीजिए, A+6D बराबर 3A+6D। ठीक है, और +2। तो देखिए 6D से 6D कैंसिल आउट। आप ध्यान रखें बराबर का चिन्ह हो और दोनों तरफ समान चिन्ह वाली संख्याएं हों तो आप उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि 6D को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 और वो बराबर संख्याएं कट जाएंगी। तो अब देखिए A हमारे पास है, 3A को उठा के लेके आइए तो A और 3A इधर को आएगा तो -3A बराबर 2। तो -2A बराबर 2। इसका मतलब A बराबर क्या आ गई भाई, -1। 2 में -2 का भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। अब A का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए और D का मान ज्ञात कर लीजिए। तो A का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो A के स्थान पे क्या रखूं भाई, -1। तो ठीक है, तो -1 लिख दिया, प्लस 2D बराबर क्या है, 7। अब पक्षांतरण कर दीजिए -1 को इधर, तो यहां रह जाएंगे 2D बराबर 7 और -1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा ये, तो ये 8। तो D बराबर 8/2 बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो मेरे पास A का मान है, D का मान है और पूछ क्या रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। इसका मतलब 20 पदों का योग। तो पहले सूत्र लिखेंगे n/2 2A + n-1 × D। अब देखिए S20 20 पदों का योग, तो n के स्थान पे क्या लिखूंगा, 20, तो बटे 2। जितने पदों का योग ज्ञात करते हैं उसे ऊपर लिखिए। 2 A के स्थान पर -1 प्लस n के स्थान पर 20 -1 × D, D के स्थान पर 4। तो ये आ जाएगा 10 -2 और ये 19 × 4। तो देखिए 10 -2 + 76, 76 से 2 गए 74, 74 × 10 करेंगे 740। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग 740 के बराबर। तो एक अलग तरह का प्रश्न देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3। अर्थात मुझे 250 से 1000 के मध्य की उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 3 से भाज्य हैं। ठीक है, अब एक बात सोचिए, 250 से और 1000 के मध्य, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो इनका बहुत आसान तरीका एक है कि हमें 250 से 1000 के मध्य, तो सबसे पहले मैं 250 को 3 से
भाग दे के देख लेता हूं क्या ये विभाज्य है। तो देखिए 24 1 और ये 0, ठीक है भाई। और इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बचा शेष। अब इस बात को ध्यान से देखिए कि पूरा भाग कब जाता है, जब ये संख्या 1 कम होती है, अर्थात ये कितनी होती 249। पर सवाल में क्या है 250 से 1000 तक। तो 249 के बाद अगली संख्या कौन सी, 249 + 3 = 252 भाज्य होगी। इसका मतलब चाहे संख्या यहां 250 से 1000 तक की है, पर 250 चूंकि 3 से भाज्य नहीं है, 251 भी भाज्य नहीं है, इसलिए हमारी शुरुआत कहां से होगी 252 से। तो प्रश्नानुसार 250 से 1000 तक की 3 से भाज्य संख्याएं निम्नानुसार होंगी। किसके अनुसार होंगी भाई, शुरुआत कहां से होगी 252, उसके बाद 255 आएगा, फिर 258 आएगा, इसी तरह चलते जाएंगे और कहां तक 1000 तक। अब देखिए 1000 सीधे सीधे दिख रहा है, 1000 3 से भाज्य नहीं है। अब 1000 से ज्यादा तो जा नहीं सकते क्योंकि 1000 तो 3 से भाज्य, तो 1000 तक संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब लास्ट संख्या कौन सी होगी 999। इस बात को ध्यान रखना भाई। प्रश्न ये कहा था कि 250 से 1000 के बीच में संख्याएं होनी चाहिए, क्योंकि 250 3 से भाज्य नहीं है, तो कौन सी संख्या है 252। निकाल के देख ली भाई, क्योंकि 249 थी तो अगली 3 ज्यादा आएगी। अब 1000 भाज्य नहीं है तो उससे कम देखिए, कम कौन सी है 999, 3 से भाज्य। तो ये बात आपको दिमाग लगा के देखनी है कि संख्याएं कहां से शुरू होंगी और कहां तक जाएंगी। अब एक बात सोचिए, मैं सीधे सीधे क्या नहीं ज्ञात कर सकता भाई, मुझे उन सभी प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात करना है। तो अब मुझे ये पता ही नहीं है कि 252 से 999 तक ये कितनी संख्या हैं, गिनती में पता नहीं है ना। तो कितनी संख्याएं इसको ज्ञात करना है। इसका मतलब मुझे अब क्या ज्ञात करना है कि इस समांतर श्रेणी का जिसमें प्रथम पद 252 है, सार्वंतर 3 है, 999 किस नंबर की संख्या है, अर्थात मुझे पद संख्या ज्ञात करनी है। बात आई ना समझ में, क्योंकि जब तक पद संख्या ज्ञात नहीं होगी तब तक हम सूत्र Sn वाला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि Sn बराबर क्या बोलता है n/2। तो n कहाँ है यहाँ, ठीक है। तो उसी n को ज्ञात करने के लिए अब मैं टर्म वाला सूत्र लगा रहा हूं, और पद ज्ञात करने का सूत्र क्या था भाई कि an बराबर क्या था अंतिम पद, जिसको बोलते हैं an का मतलब nवां पद, और मैंने यही मान लिया है कि इस श्रेणी का nवां पद 999 है। तो an बराबर मैंने क्या मान लिया 999। an का सूत्र लिख दीजिए a + n - 1 × d बराबर 999। तो देखिए इसमें आप मान रख देते हैं, a के स्थान पर 252 + n - 1 × d, और d क्या है हमारा 3, ठीक है, क्योंकि 3 से भाज्य संख्या है भाई, बराबर 999। अब 252 को इधर पक्षांतरित कर दीजिए, तो n - 1 × 3 बराबर 999 - 252, ठीक है। तो n - 1 × 3 बराबर, इसको घटा दीजिए, तो 9 से 2 गए 7, फिर 4 और ये 7। अब देखिए यह संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी, 7 × 4 = 11 और 7 × 18। तो देखिए अब मैं क्या मान निकाल सकता हूं, n - 1 बराबर क्या होगा 747/3, ठीक है। तो 3 का भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 1, 3 चौका 12 और 3 नाम 27। तो मुझे मान किसका चाहिए था n का, तो या n बराबर 249 -1 को इधर ले आइए +1 250। तो सीधी सी बात क्या हुई कि 252 से
999 तक कितनी संख्याएं, 250 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भाज्य हैं। ठीक है भाई, तो मुझे पता लग गया कि ये 999 कौन से नंबर की संख्या है, 250वें नंबर की संख्या है जो 3 से भाज्य है। अतः हम निकाल सकते हैं, अतः 250 से 1000 तक 3 से भाज्य संख्याओं का योग, जो जितनी भी संख्याएं उन समस्त संख्याओं का योग मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र क्या लिखेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस l, या an लिख देता हूं। ठीक है भाई, l देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि an के स्थान पर l लिख देते हैं। an क्या है, nवां पद। nवां पद क्या होता है, अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या को लास्ट टर्म बोल सकते हैं। तो an के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, l। तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, कहीं कहीं किताबों में a प्लस l लिखा हुआ है, l का मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है, an ही होती है। और किसी किसी किताब में an के स्थान पर भी tn लिख देते हैं, ना तो an लिखते हैं ना al, ठीक है, ना an ना l लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, tn। तो टर्म नंबर n। ठीक है भाई, तो अब देखिए n का मान कितना आ गया है भाई, 250। तो देखिए 250/2, a प्रथम संख्या क्या थी, 252, प्लस an अंतिम पद या अंतिम संख्या कौन सी थी भाई इस सीरीज की, 999। 250 में 2 का भाग दे दीजिए, 125। ठीक है, 999 में 252 जोड़िए, इसका मतलब 1251। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, और इन दोनों संख्याओं का गुणा मैं सीधे सीधे नकल करके आपके सामने लिख रहा हूं, 156 375। अब आप कहेंगे सर कैसे कर दिया आपने, कहां से नकल की। मेरे सामने मेरे अनुज रूप सिंह जी जो इसी विद्यालय में मेरे साथ व्याख्याता हैं, और वो बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने मोबाइल में ये कैलकुलेट कर दिया था, देखते ही कि भाई साहब यहाँ अटकेंगे, तो उनकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये योग आएगा, किसका योग, उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो 3 से भाज्य हैं, किसके बीच में, 250 से 1000 के बीच में। तो अब अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513, एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसका मतलब हमारे सामने जो इस प्रश्न में जो सीरीज दी गई है, स्पष्टतः क्या है, एक समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रथम पद 54 है, और आप देख रहे हैं क्रमिक रूप से 3 कम होता जा रहा है अगला पद। ठीक है, तो इस एपी में प्रथम पद a बराबर 54, कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होगा भाई, 51 से 54 घटा लीजिए, या 48 से 51 घटा लीजिए, वो कितना है, -3। तो मुझे सबसे पहले क्या ज्ञात करना है कि कितने पदों का योग 513 है, इस श्रेणी के कितने पदों का योग 513 है। तो मान लेता हूं इस एपी के n पदों का योग 513 है। तो माना इस एपी के n पदों का योग कितना है भाई, 513, और n पदों का योग वाला जो सूत्र है आपको पता ही है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितना आ जाएगा भाई, 513। भाई मैंने क्या मान लिया, मान लिया इस एपी के n पदों का योग 513 है। अब आप क्या करेंगे, n पदों के योग वाला सूत्र लिख दीजिए, और योग वाला सूत्र क्या है, n/2 ट्वाइस ऑफ a n-1 इंटू डी, और योग कितना है, 513 के बराबर। इसमें आप मान रख दीजिए जो आपको ज्ञात हैं,
तो देखिए n का मान आपको पता ही नहीं है तो n/2 की जगह n/2 ही लिखिए। 2 a का मान पता है क्योंकि प्रथम पद क्या है 54, तो 2 गुणा 54 प्लस n का पता ही नहीं तो n-1 एज इट इज लिख दिए भाई। d का मुझे पता है -3, तो -3 लिख दिया भाई बराबर 513। ठीक है, n/2, ठीक है 2 ये कितने हो गए 108। अब -3 का गुणा करना है, देखिए तो -3n और माइनस प्लस 3 बराबर 513। ठीक है, मैंने ये 2 का बजगुणा इसलिए नहीं किया था कि ऐसा लग रहा था कि 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, पर अब 2 कॉमन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? 108 और 3 111 हो जाएंगे और ये माइनस के 3n है, तो अब यहाँ से कॉमन आने वाला नहीं है। तो इस 2 का क्या करें, इस 2 का क्या होगा 513 में बजगुणा होगा। ठीक है, तो अब n इंटू ये 111 हो गए भाई, 111 माइनस 3n बराबर 513 गुणा 2। ठीक है, ये 2 यहाँ आ जाएंगे। अब n का गुणा कीजिए भाई, तो 111n माइनस 3n स्क्वायर, ठीक है, और बराबर ये 1026। अब सबको पक्षांतरण करके इधर ले आइए, तो -3n स्क्वायर प्लस 111n माइनस 1026 बराबर 0। ऐसी स्थिति बने तो सबसे पहले ये देख लीजिए कहीं कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है। देखिए 3 का इसमें भाग देखिए 37 या 111। अब पहाड़े तो याद होनी चाहिए आपको अगर शीघ्रता लानी है कैलकुलेशन में। और 6 2 8 और 1 9, क्योंकि इसके सभी डिजिट्स का योग 9 है और 9 3 से भाज्य है, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा -3 को कॉमन निकाल दूंगा। कॉमन निकालने का मतलब -3 का प्रत्येक पद में भाग दे दूंगा। क्यों? क्योंकि बराबर में 0 है। अगर बराबर में 0 नहीं होती तो हम माइनस या 3 कॉमन नहीं निकाल सकते थे। ध्यान रखने इस बात को, अगर बराबर में 0 हो तो कितनी भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या, उसको कॉमन के रूप में बाहर निकाल दीजिए। तो -3 को कॉमन निकाल रहा हूं भाई, तो यहाँ क्या बचेगा n स्क्वायर। अब चूंकि माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो -37n और प्लस 3 3 9, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया, आपने हल किए ना। इसमें क्या करना है, मुझे 342 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका योग 37 होता हो। ठीक है, अब 342 के आप खंड कीजिए और उनमें ऐसा जोड़ लगाइए, ठीक है, कि योग कितना आ जाए 37 आ जाए। ठीक है, तो 18 गुणा 19 आप करके देखिए, 18 गुणा 19 करते हैं तो 342 आते हैं और उनका योग कितना हो जाता है 37। ठीक है, आप गुणनखंड करके देख लेना। अब देखिए यहां चलते हैं हम, तो n स्क्वायर माइनस, अब 37 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई 18n माइनस 19n। ठीक है, 18n और 19n दोनों माइनस के हैं, जोड़ के 37 हो जाएंगे और प्लस के 342 बराबर 0। 2 2 के जोड़ा बनाइए, यहाँ से कॉमन क्या है n, तो n माइनस 18, यहाँ से -9 कॉमन है, n माइनस 18 बराबर 0। अब दोनों ही कोष्टकों में कॉमन क्या आ गया n माइनस 18, तो यहाँ से बचेगा n माइनस 19 बराबर 0। अब कंडीशन 2 हो गई ना भाई, 2 कोष्टकों का गुणनफल 0 के बराबर है और विश्व में ऐसी कोई 2 संख्या नहीं है जिनका गुणनफल 0 के बराबर हो। कब तक? जब तक कि उनमें से कोई एक संख्या बराबर 0 की नहीं हो। भाई कभी भी 2 संख्याओं का गुणनफल 0 नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 0 नहीं है। अब कौन निश्चित करे भाई ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है? तो हम 2 कंडीशन अप्लाई होंगी कि पहली स्थिति क्या हो सकती है कि केस फर्स्ट, कि यदि n माइनस 18 बराबर 0 हो। अब n माइनस 18 0 कब होगा? जब n की जगह क्या रखूं मैं 18, क्योंकि 18 माइनस 18 ही तो 0 होते हैं।
या वैसे भी देखिए 18 को उधर पक्षांतरण कर दीजिए, तब n बराबर क्या आ गया 18। तो पहली कंडीशन से n का मान कितना आ गया 18, अर्थात 18 पदों का योग कितना है 513 है। ठीक है। केस सेकंड क्या है कि यदि दूसरे कोष्टक n-19 बराबर 0 हो तब n बराबर 19। अब समस्या खड़ी हो गई भाई। क्या समस्या खड़ी हो गई कि प्रश्न क्या कह रहा था कि इस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग 513 है। मैंने वे पद क्या माने थे n, अर्थात n पदों का योग। अब मेरे पास डबल आंसर आ गया कि भाई 18 पदों का योग 513 है और दूसरे के हिसाब से 19 पदों का योग 513। ऐसे तो कैसे हो सकता है भाई, एक ही सीरीज है उसके 18 पदों का योग भी 513 हो और 19 ना पदों का योग भी 513 हो। इसका मतलब क्या है 100% 19वां पद इस श्रेणी का 0 है। क्यों 0 है भाई, आप देखिए ना, ये संख्याएं घटते क्रम में हैं, ये समांतर श्रेणी घटते क्रम में, तो कहीं जाके 0 रही होगी और इसका 19वां पद 0 रहा होगा, तभी तो 18 पदों का योग 513। और चूंकि 19वां पद क्या है 0 है, इसलिए 19 पदों का योग भी क्या आएगा 513 ही आएगा। आप अगर संतुष्ट नहीं है मेरे आंसर से तो निकाल के देख लीजिए, 19वां पद निश्चित क्या होगा 0। तो पहले मैं उत्तर कैसे लिखूंगा भाई, इस एपी का 19वां पद 0 है, अतः ठीक है भाई 18 पदों का योग 513 होगा। आपकी संतुष्टि के लिए मैं इस श्रेणी का, ऐसी कंडीशन आए तो 100%, देखो कोई भी सीरीज आपके पास दी गई है, कैसा भी प्रश्न आए उसमें डबल आंसर आ जाता है, इसका मतलब उसमें से एक पद 0 है। नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता कहीं भी। ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए मैं निकाल के बता देता हूं कि 19वां पद 0 है या नहीं। तो देखिए A19, अब सूत्र आपको पता ही है ना, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो A19 निकालिए, a के स्थान पर क्या रखते हैं भाई हम, प्रथम पद 54 है, ठीक है, 19वां पद निकाल रहे हैं, तो 19 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -3 है, क्योंकि माइनस है ना। तो देखिए 54 प्लस 19 में से 1 गया तो 18, 18 गुणा -3, तो देखिए 54 माइनस 54, 18 थी 54 हो ना, बराबर 0 आ गया ना 19वां पद 0। अतः हम क्या कह सकते हैं कि इस श्रेणी का 19वां पद 0 होने के कारण इस श्रेणी के 18 पद कहिए चाहे 19 पद कहिए, इन दोनों का योग 513 के बराबर आएगा। तो अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2, फाइंड इट्स 20th टर्म। ठीक है, अब इसका 25वां पद कैसे ज्ञात करें। देखिए मैं इस प्रश्न को बताऊं आपको, उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा। एक कोई भी सीरीज हम लिख लेते हैं, चलो एक छोटी सी सीरीज लिख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं 1 4 7 10। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि भाई इसके 4 पदों का योग कितना, वैसे ही आप देखिए सामान्य वे में ध्यान से समझना मेरी बात को, इसके पहले 4 पदों का योग कितना है, 1 और 4 5, 7 12 और 10 22, अर्थात टोटल 4 पदों का योग। देखो 4 पदों का योग कितना है 22। अब मैं आपसे कहूं इसके प्रथम 3 पदों का योग क्या है, प्रथम 3 पदों का योग, 3 पदों का योग क्या है। ये बहुत समझने वाली बात है, हल्के में मत लेना इसको। 1 4 7 सॉरी 1 और 4 5 और 7 12। ठीक है, अब एक बात देखिए कि 4 पदों के योग में से मैं 3 पदों का योग घटाऊं तो 12 से 12 को घटाइए 22 से 10 आ जाता है। इसका मतलब अगर मैं n किसी सीरीज, कोई सीरीज है आपकी,
उसमें n पदों का योग है और n पदों के योग को मैं किससे व्यक्त करता हूं, Sn से। उसमें से अगर Sn-1 घटा दूं तो क्या आ जाता है, nवां पद आ जाता है। ये बहुत समझने वाली बात है और आपको याद रखनी है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग से, प्रथम n पदों के योग से मैं n-1 पदों का योग अगर घटा दूं तो उस श्रेणी का nवां पद आ जाता है। ये बात यहां आपको स्पष्ट हो गई कि नहीं हो गई? आप एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे मैं चलो और ले लेता हूं 10, 15, 20, 25, ठीक है। इसके 4 पदों का योग कितना है भाई? 4। आप कहेंगे सर 4 ही क्यों लेते हो? चलो एक और ले लेते हैं। प्रथम 5 पदों का योग देखना, प्रथम 5 पदों का योग कितना हो गया भाई? 30, 25, 55, 75, 90 और ये 100, ठीक है भाई। अब इसके ये n पद हैं क्योंकि इसमें सीरीज में 5 ही पद थे। अब 4 पदों का योग निकालना भाई। इसके प्रथम 4 पदों का योग निकालना, कितना हुआ? 25, 45, 60 और ये 70, ठीक है। अब देखिए 4 पदों के योग, 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटाइए तो पद संख्या आ गई ना, अर्थात nवां पद, अर्थात 5वां पद आ गया। तो 5वां पद कैसे निकाला? 5वां पद कैसे निकाला भाई? S5 में से S4 घटाए, और 4 कैसे आता है? 5-1। तो वही सूत्र आएगा ना कि an 5वां पद, ठीक है, कैसे निकाला? Sn-1 अर्थात n पदों के योग से n-1 पदों का योग घटा दीजिए, nवां पद आ जाता है। और यही तकनीक इस पूरे प्रश्न में काम में आएगी। तो देखिए मुझे क्या ज्ञात करना है? 25वां पद, और 25वां पद तभी ज्ञात कर सकूंगा जब मैं इसकी जनरल टर्म ज्ञात कर लूं। जनरल टर्म का मतलब जब किसी समांतर श्रेणी के प्रारूप को n के रूप में लिख दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? उसका जनरल टर्म कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस का उपयोग करके और इसका जनरल जो टर्म है वो ज्ञात करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो इस सीरीज का nवां पद कैसे निकालूंगा मैं? an बराबर Sn-1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये तो Sn है भाई, है ना, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, अर्थात n पदों का योग ये है। तो देखिए क्या लिख देता हूं मैं? 3n² / 2 + 5n/2। अब माइनस, अब क्या ज्ञात करना है? n-1 पदों का योग। तो जहां n लिखा हुआ है उसके स्थान पर n-1 लिख दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए 3n है, n के स्थान पर क्या लिख देता हूं? n-1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि n स्क्वायर है तो अब n-1 का होल स्क्वायर होगा /2 + 5n-1/2, ठीक है। अब इसको सरल कर दीजिए भाई। सरल कैसे करेंगे? देखिए 3n² + 5n/2 माइनस, सरल करो भाई। तो देखिए 3, इसका होल स्क्वायर ही खोल दीजिए आप सीधे सीधे, चाहे आप लघुत्तम भी निकाल सकते हैं, लघुत्तम निकाल के भी हो जाएगा, नहीं तो n-1 का होल स्क्वायर खोल दीजिए। चलो तो n² - 2n + 1/2 + 5 और गुणा भी कर दीजिए 5n-5/2। अब 3n² + 5n/2 माइनस, गुणा कीजिए 3n² - 6n + 3/2 + 5n - 5/2। अब देखिए भाई
पूरी सीरीज का लघुत्तम कितना आ गया 2। तो देखिए 3n² प्लस 5n माइनस 3n²। अब देखिए माइनस कोष्टक से पहले, इसलिए सारे चिन्ह बदलेंगे। तो 6n प्लस के माइनस 3 माइनस 5n और प्लस के 5। अब इनको सरल कर दीजिए। 3n² इज कैंसिल विद माइनस 3n²। 5n प्लस और 5n माइनस वाले ये भी कैंसिल आउट हो गए। बचे क्या, केवल आपके पास ये बचे हैं भाई। तो देखिए 6n, n में तो केवल एक टर्म बची है 6n, और 5 प्लस के हैं माइनस के 3, तो प्लस के 2 और बटे 2। 5 से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब इसमें भी 2 कॉमन आप निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन ऊपर निकालेंगे तो 2 कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा 3n प्लस 1 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब जो an है वो किसके बराबर है 3n प्लस 1, और ये क्या है इसका सामान्यकरण जिसको बोलते हैं जनरलाइजेशन ऑफ एपी। अब इसमें हम n का मान रखकर किसी भी इच्छित पद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या पूछा है 25वां पद ज्ञात करो, तो अब n का मान 25 रख दीजिए, 25वां पद आ जाएगा। n का मान 50 रख दीजिए, 50वां पद आ जाएगा। तो आप a25 निकाल लीजिए, तो 3n के स्थान पर 25 प्लस 1, 25 75 प्लस 1 76। तो इस समांतर श्रेणी का 25वां पद 76 होगा। तो देखिए एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है और पहले n पदों का योग 123 है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है कि n का मान ज्ञात करना है और सारवंतर d ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इस एपी में क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है सवाल में, ये आपको लिखना है भाई। दिया है प्रथम पद a बराबर 8, ठीक है। nवां पद का मतलब an बराबर 33 तथा n पदों का योग। अब देखिए और क्या दिया गया है, n पदों का योग, n पदों का योग कितना है 123। अब n पदों के योग के सूत्र को लिख दीजिए भाई, n/2, ठीक है। और क्या है प्रथम पद प्लस अंतिम पद अर्थात a प्लस an, आपको पता ही है ना, बराबर 123। अब आप कहेंगे सर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्यों नहीं लिखा। भाई इसमें अंतिम पद, nवां पद का मतलब क्या है अंतिम पद लिखा हुआ है। तो a प्लस, मैंने बताया ना अभी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की बजाय a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी लिखिए, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है an। तो सूत्र क्या बन जाएगा भाई a प्लस an और n/2 है। अब इसमें मान रख दीजिए, देखिए n/2 a के स्थान पर दिया गया है 8 प्लस an कितना है 33 बराबर 123, ठीक है। अब देखिए 33 और 8 41 n बटे 2 बराबर 123। तो देखिए 41 n बराबर 123 और 2 का बजगुणा यहाँ हो जाएगा 123 के साथ, तो n बराबर 123 गुणा 2 बटे 41 और 41 तिया, ठीक है। तो 3 दूनी 6। इसका मतलब इस श्रेणी में कुल कितने पद थे 6। अतः इस एपी में या इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बराबर क्या आती 6। अब बात आती है एक चीज और निकालना है मुझे कि सारवंतर डी, ठीक है, सारवंतर डी और निकालना है। तो अब उसके लिए सूत्र लगा दीजिए an का, चूंकि क्या दिया हुआ है an बराबर 33 और an का सूत्र क्या है भाई
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका मान क्या है 33। ठीक है, ए का मान क्या है हमारे पास 8, प्रथम पद 8 है भाई, प्लस एन का मान अभी निकाला है मैंने 6, ऐसे ही है ना। तो देखिए, तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 33। तो 8 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 5d बराबर 33 और 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो d बराबर 33 से 8 गया तो 25। ठीक है, तो 5d बराबर क्या आ गया 25, तो d बराबर 25/5 बराबर 5। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 6 और सारवंतर 5 आ गया। तो देखिए, बिल्कुल अलग सा प्रश्न है। एक टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। अब यहाँ ये मानना है कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से निश्चित रूप मतलब वृद्धि होती है। तो हमें क्या याद करना है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, 7वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले पहली लाइन को ध्यान से पढ़िए, सवाल का क्या कह रहा है कि जो निर्माता है, टीवी का जो निर्माता है वो तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर क्रमिक रूप से पहले साल जितनी संख्या थे, फिर दूसरी साल कितनी संख्या टीवी की रही, तो तीसरे साल टीवियों की जो संख्या उसके द्वारा बनाई गई है वो कितनी है 600। इसका मतलब A3 क्या है हमारे पास 600, मार्कर में चेंज कर लेता हूं, और A3 क्या होता है भाई A प्लस 2D। अगर ये सभी समांतर श्रेणी में है और इसका प्रथम पद A मान लेते हैं और D सारवंतर मान लेते हैं, तो तीसरा पद क्या होता है भाई A प्लस 2D, और A प्लस 2D का मान कितना हो गया 600, और ये समीकरण 1। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन, इसका मतलब A7 बराबर 700 है। तो इससे क्या आ गया भाई A7, 7वां पद क्या होगा A प्लस 6D बराबर 700, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम A और D का मान ज्ञात करेंगे उसी तरह। तो देखिए, ये माइनस और ये माइनस, A यहां से एलिमिनेट हो जाएगी, तो -6 और प्लस के 2, तो ये -4D यहां से बचे बराबर -700 प्लस के 600, तो -100। तो यहां से हम D निकाल सकते हैं, तो D बराबर क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 100/4 बराबर 25। ठीक है, D का मतलब सारवंतर प्रत्येक वर्ष टीवी की संख्या में जो वृद्धि है वो कितनी है 25। अब D का मान अपनी इच्छा से आप चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए और A का मान ज्ञात कर लीजिए। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, तो A प्लस 2 और D का मान कितना है 25 बराबर 600। ठीक है, या A प्लस ये 50 बराबर 600, पक्षांतरण कर दीजिए, तो A बराबर 600 है ही, 50 इधर को जाएंगे माइनस के, तो ये 550, और A क्या होता है प्रथम पद, और यहां प्रथम पद क्या है टीवी निर्माता के द्वारा पहले वर्ष बनाए गए टीवियों की संख्या, और यही हमारा पहला प्रश्न है भाई। अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 टीवी सेट का। ठीक है भाई, पहला प्रश्न हमारा पूरा हुआ यहां। अब अगला प्रश्न क्या है भाई, 10वें वर्ष में क्या उत्पादन रहेगा। इसका मतलब A10 पूछ रहा है, 10 इस सीरीज की 10वीं संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो 10वें वर्ष में उत्पादन
इसका मतलब A10 और A10 बराबर क्या होगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और A के रूप में क्या है 550 प्लस ये 9, ठीक है, और डी का मान क्या है 25, ठीक है, डी का मान इस प्रश्न के लिए क्या है 25। तो 550 प्लस 25 नाम 225, तो ये कितने आ जाएंगे भाई 775, अर्थात 10वें वर्ष में वो 775 टीवी सेट का निर्माण करता है। अब ये दूसरा सवाल हुआ आपका। अब तीसरे और अंतिम सवाल की बात करते हैं। 7 वर्षों में कुल उत्पादन, इसका मतलब पहले वर्ष का उत्पादन प्लस दूसरे वर्ष का उत्पादन, तीसरे वर्ष का उत्पादन, ऐसे जोड़ते जाएं तो 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो सीधी सी बात है, ये क्या पूछ रहा है, उस समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग, अर्थात पहले वर्ष से शुरू करके 7वें वर्ष तक जितने टीवी सेटों का निर्माण हुआ है उन सब का योग। तो क्या पूछ रहा है S7, ठीक है। तो उससे पहले हम समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिख लेते हैं भाई, और वो क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n का मतलब 7 वर्षों का पूछ रहा है, जितने वर्ष का पूछे वो n का मान होता है, तो 7/2, 2 a का मान 550 अभी निकाला था हमने, प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी की जगह 25 अभी ज्ञात किए थे हमने ये मान। तो 7/2, 550 का दुगना 1100 प्लस 7 से 1 गया 6 गुणा 25, तो 7/2 1100 प्लस 25 छिक्की 150 या 150 कैसे भी कह लीजिए, ये हो जाएंगे। तो 7/2 1250। अब 1250 को 2 से आप विभाजित कर दीजिए, ये 625 आ जाएंगे, और 625 का गुणा 7 से कर दीजिए, तो 7 35, 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 छिक्की 42 और 1 43, 4375 सेट इन 7 वर्षों में उस टीवी निर्माता का कुल उत्पादन होगा। हाँ, तो अब देखिए निम्नलिखित का हमें योग ज्ञात करना है। हमारे पास 2 सीरीज दी गई हैं। अब देखिए पहली सीरीज की बात करते हैं हम कि 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 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 ये करते हुए और कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम 803 तक। तो इस एपी में प्रथम पद क्या है भाई, प्रथम पद ए 3 है और सार्वंतर डी 11 से 3 घटाइए तब भी 8 आएंगे, और 19 से 11 घटाने पर भी 8 ही आएंगे, तो सार्वंतर क्या है हमारे पास 8। अब इस सीरीज को 803 तक बढ़ाने पर और समस्त पदों का मुझे योग ज्ञात करना है, और योग ज्ञात करने का सूत्र शुरुआत ही n/2 से होता है। इसका मतलब मुझे सबसे पहले ये निकालना है कि इस श्रेणी का 803 किस क्रमांक का पद है, अर्थात पदों की संख्या मुझे यहाँ ज्ञात करनी है। तो an मेरे पास है 803, तो मुझे सबसे पहले n ज्ञात करना है। अब सूत्र हमारे पास है ही भाई कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये an का सूत्र है, और ये कितने के बराबर है भाई 803। अब a का मान रख दीजिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 8 बराबर 803। पक्षांतरण कर दीजिए 3 का उधर पक्षांतरण करेंगे तो -3, अर्थात ये 800 बचेंगे भाई। तो n माइनस 1 इंटू 8 बराबर 800। तो इससे n माइनस 1 का मान आ गया कितना 800/8, तो ये कितना आ जाएगा 100, अर्थात इससे मुझे n की वैल्यू पता लग गई कितनी है 100, और -1 इधर जाएगा तो +1 101, अर्थात इस समांतर श्रेणी में
जो 3 से शुरू होकर 803 तक पहुंच रही है, 101 पद थे। ठीक है, अब 101 पदों का योग ज्ञात करना है। अतः मैं यहीं लिख देता हूं, अतः एस एन, सूत्र एक बार लिख दीजिए, n/2। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो पूरा सूत्र लिखिए 2a + n - 1 × d करके, उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतिम पद दिया गया है, और जब अंतिम पद दिया गया हो तो उस समय हम सीधे सूत्र क्या लिख सकते हैं, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अभी मैंने जैसे बताया था a + an, या a प्लस अंतिम पद को हम लास्ट टर्म बोलें तो l भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो s, और ये कितने पद हैं, 101, तो n के स्थान पर 101/2। ठीक है भाई, प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 3, प्लस अंतिम पद क्या है, 803। तो 101/2 और 803 और 3 ये हो जाएंगे 806। तो 806 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 403। तो 101 × 403। भाई रूप सिंह जी ने सॉल्व नहीं किया है अभी तक, तो इसका गुणा कर लीजिए। अभी मैं आपको बता देता हूं, सॉल्व करके भाई साहब बता रहे हैं। अब ये आ गया 40703, 40703। ठीक, अब देखिए, अब हम ये जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में क्या है, प्रथम पद a बराबर क्या है, 7। ठीक है, सारवंतर d बराबर 10.5 से 7 को घटा लीजिए, तो ये कितने आ जाएंगे भाई, 3 सही 1/2 या 7/2, या 14 से 10 सही 1/2 को घटा लीजिए, 3 सही 1/2 क्या आ जाएगा, सारवंतर आ गया। तो सबसे पहले उसी तरह मुझे ये निकालना है कि जो 84 है वो किस क्रमांक का पद है। तो n मुझे ज्ञात करना है, दिया गया क्या है, an, तो an के रूप में कितना है, 84। अब an का सूत्र लिख दीजिए, a + n - 1 × d बराबर 84। a के रूप में क्या है, 7 + n - 1 × d, d के रूप में क्या है, 7/2 बराबर 84। सबसे पहले 7 को इधर ले आइए, तो देखिए यहाँ रह जाएंगे n - 1 × 7/2 बराबर 84 है ही, 7 इधर जाएंगे तो 77। देखिए 7 इधर को जाएंगे तो माइनस के, 84 से 7 घटा दीजिए 77। अब 7 से इसको काट दीजिए 11, तो n - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22। इसका मतलब n बराबर 22 और 1 इधर आ जाएगा तो +1 बराबर 23। अर्थात इस एपी में जो 7 से शुरू हुई है 84 तक गई है, 23 पद हैं। अब मुझे इन 23 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए अब सूत्र लगा दूंगा मैं, Sn बराबर n/2 a + an। ठीक है, n कितना है, 23, तो 23/2। प्रथम पद क्या है इसका, 7 प्लस an अर्थात अंतिम पद क्या है, 84। तो 23/2 इंटू 84 और 7 91, 91 ही है। अब मुझे 23 और 91 का गुणा करना है। सर कितना हुआ, 2093/2। ठीक है, 2 1 2 0, 2 4 8 और 2 6 12, इतना हुआ। ठीक है भाई, 1046.5 लिख सकते हैं, या 1046 सही 1/2 लिख सकते हैं।